यूनिट में हम लोगों ने राशि सीखते हुए देखा कि राशि की जो 12 राशियां हैं और उनके गुण सीखते हुए हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोगों ने और 12 राशि का पुरुष राशि और स्त्री राशि में विभाजन किया। उसके आगे उसका चर स्थिर द्विस्वभाव हम लोगों ने देखा। बाद में उसका वही 12 राशि का जो विभाजन किया हम लोगों ने वो सत्व रज तमो गुण में विभाजन किया। और उसके आगे जाके हम लोगों ने ये देखा कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो 4 पुरुषार्थ है वो 4 पुरुषार्थ में हम लोगों ने वो 12 राशि का विभाजन किया। अभी और उसके आगे राशि का गुण देखते हुए हम लोग और देखेंगे कि 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है और 4 वर्ण बोले गए हैं। वो वर्ण है विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ये राशि का विभाजन ये वर्णों में भी किया है। वो कैसे किया है हम लोग देखते हैं। धर्म त्रिकोण में जो राशि आती है मेष, सिंह और धनु, यही राशि क्षत्रिय वर्ण की राशि कही जाती है। अर्थ त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण में जो राशि आती है कर्क, वृश्चिक और मीन, ये राशि विप्र वर्ण की राशि कही जाती है। अर्थ त्रिकोण में जो राशि आती है वृषभ, कन्या, मकर, इसको हम लोग वैश्य वर्ण की राशि बोलते हैं। और जो काम त्रिकोण है मिथुन, तूल और कुंभ, इसको हम लोग शूद्र वर्ण की राशि बोलते हैं। ये इसके गुण क्या है ये समझने के लिए फिर से हम लोग कुंडली का चार्ट बनाएंगे। तो जो धर्म त्रिकोण के जो स्थान है मेष, सिंह और धनु, ये क्षत्रिय वर्ण में भी आते हैं। कल हम लोगों ने ऐसे लिया था कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क ये क्रम से लिया था। लेकिन आपको याद होगा कि हम लोगों ने वो ग्रुप भी उसमें भी 2 विभाजन किए थे कि धर्म और मोक्ष हम लोगों ने साथ में लिए थे और अर्थ और काम हम लोगों ने साथ लिए थे। इसीलिए आज जो हम लोगों ने विभाजन किया है वो हिसाब से किया है कि धर्म और मोक्ष हम लोग साथ में ले रहे हैं और अर्थ और काम त्रिकोण हम लोग साथ में ले रहे हैं। तो धर्म त्रिकोण में जो राशि आती है कि मेष, सिंह और धनु, वही क्षत्रिय वर्ण की राशि होती है। तो क्षत्रिय का काम क्या होता है? तो प्रोटेक्शन एंड अटैक, कि संरक्षण एंड संवर्धन। तो ये दोनों भी काम जो है ये क्षत्रिय वर्ण की राशि है, जो ये मेष, सिंह और धनु ये राशि ये करती है। बाद में जो विप्र वर्ण का काम जो आता है वो सोसाइटी को मार्गदर्शन करना, उसको ज्ञानदान करना, उसको न्यायदान करना, ये जो काम है ये कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का काम है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो सोसाइटी में बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये जो 4 ये है वो पुराने इससे हम लोग चलते आ रहे हैं कि ये 4 पुरुषार्थ में कि विपरीत क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पहले समाज में पुराने जमाने समाज में ये काम उनमें बांटे गए हुए थे। तो ये वैश्य वर्ण की जो राशि है, तो जो बिजनेस क्लास है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या जो अर्थ त्रिकोण का जो काम करते हैं, अर्थ का भाव जिनके मन में रहता है, ये वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग हैं।
और तीसरे जो है शूद्र वर्ण की, जिसको हम लोग सर्विस क्लास बोलते हैं, कि जो सर्विस देने वाले लोग हैं। तो मिथुन, तुल और कुंभ ये शूद्र वर्ण के लोग हैं। यहाँ ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो विभाजन हम लोग कर रहे हैं, ये बाय बर्थ नहीं है। मतलब ये सोसाइटी में विप्रवर्ण के ऐसे हो सकता है कि विप्रवर्ण के इसमें जन्म लिया है उसने, लेकिन वो काम कर रहा है क्षत्रिय का, या फिर वो काम कर रहा है वैश्य का। तो ये जो है ये बाय बर्थ जो ये है उससे हम लोग नहीं ले रहे, ये हम लोग कर्म के अनुसार राशि का विभाजन कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कल हम लोगों ने बात की कि मेष, और ऐसे हो सकता है कि मेष राशि की जो व्यक्ति है, तो वो मेष राशि पुरुष है इसमें आएगी, लेकिन ऐसे हो सकता है कि कोई स्त्री की राशि भी मेष हो सकती है। तो वैसे ही ये समझ लेना जरूरी है कि ये जो विभाजन किया हुआ है, ये जो अपने हम लोग जो कर्म करते हैं, वो कर्म के हिसाब से ये विभाजन किया गया है। तो ये जो शूद्र वर्ण की राशि है, तो ये बाय बर्थ शूद्र नहीं है, लेकिन जो सर्विस ये देने वाले लोग हैं, भले वो सर्विस ज्ञानदान करने की भी सर्विस होती है। जो टीचर रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, वो सर्विस देते हैं सोसाइटी को, लेकिन वो क्या सर्विस देते हैं? वो ज्ञानदान करते हैं, न्यायदान करते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि वो आदमी भले ही विप्र कुल में जन्मा होगा, लेकिन वो जो काम सोसाइटी के लिए जो सर्विस दे रहा है, वो अपना जो एफर्ट्स है, अपनी जो परिश्रम है, वो सोसाइटी को न्यायदान करने में, ज्ञानदान करने में वो दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने उसको शूद्र वर्ण की राशि बोली है। ये इस तरीके से विभाजन होने के बाद हम लोग और देखेंगे कि और एक तरीके से हम लोग उसमें आगे जाके करेंगे कि जो हमको काम में आएगा कि राशि की प्रसव क्षमता बोली गई है, कि जहाँ पे ऐसे होता है कि मोस्टली ज्योतिषी के पास लोग जो आते हैं, तो उसमें कोई लोग ऐसे सवाल लेके आते हैं कि संतति नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो जो राशि की प्रसव क्षमता होती है, उसमें भी ये 12 राशि का विभाजन किया गया है। और ये विभाजन ऐसे है, उसमें तीन कैटेगरी की हुई है कि एक बहुप्रसव राशि, ये कर्क, वृश्चिक और मीन जो है, ये बहुप्रसव राशि है। बाद में जो साधारण प्रसव राशि जो है, वो है तुला, मकर, मेष, वृषभ, धनु। ये राशि को हम लोग साधारण प्रसव बोलते हैं। और कोई राशि ऐसी है जिसको हम लोग वंध्या राशि बोलते हैं। तो जो बाकी जो राशि है, जैसे कि मिथुन है, कन्या है और कुंभ है, ये राशि को हम लोग वंध्या राशि बोलते हैं। और अभी एक राशि बची है, सिंह राशि, उसको काकवंध्या बोलते हैं। तो काकवंध्या का मतलब क्या है कि पुराने जमाने में, पहले जमाने में जहां बहुत सारे बच्चे होते थे, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन बहुत सारे होते थे, वो जमाने में सिर्फ एक ही बच्चा होना, एक ही वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन एक ही होना, वो एज गुड एज वंध्यत्व के समान काउंट किया जाता था। इसलिए उसको काकवंध्या बोलते हैं। लेकिन आगे जाके जब भी हम लोग सिंह राशि सीखेंगे, तो जब हमें ध्यान में आएगा कि ये जो काकवंध्या राशि है, तो अगर संतति देने वाला ग्रह अगर सिंह राशि में होगा, तो अनुभव ऐसे है कि एक ही लड़का होगा आपको, एक ही संतान होगी आपको,
लेकिन वो ऐसी होगी कि पुत्र भावा ऐसा गुंडा जिसका तीनी लोकी झंडा, मतलब वो बहुत ही पराक्रमी होगा। और एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो अब देखेंगे कि यहाँ जो कर्क वृश्चिक में ये जो राशि दी हुई है, ये सब पानी में रहने वाली राशि है, जिनकी प्रसव क्षमता बहुत ही ज्यादा है। और ये जो काकमंड्या राशि है वो सिंह है, तो इनकी प्रसव क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उनकी लॉन्जेटिविटी हम लोग देखेंगे तो मछली जो है वो एक टाइम में बहुत ज्यादा एग देगी, बहुत ज्यादा बच्चे देंगे, लेकिन उसमें से बहुत ही कम जिंदा रहेंगे। और सिंह राशि का लोग नेचर से अगर नेचर में अगर हम लोग देखेंगे लायन और लायनेस के इसमें, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सिंह राशि का जो ये है, तो उसमें ये किया है कि एक एट अ टाइम एक या दो ही बच्चा लायनेस देखी, लेकिन उसकी जो स्टर्डीनेस है, उसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बहुत ही ज्यादा है, वो हम लोगों ने। और इससे मुझे और एक याद आया कि बीच में एक एनिमल प्लैनेट में एक ये आई क्लिप आई थी, और वहां पर उसमें बताया गया था कि जो लायनेस है, मतलब फीमेल लायन जो है, वो जब बच्चा देने के इसमें रहती है, जिसको हम लोग क्वीन बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कि लायन मादावर अली, तो उस टाइम उस लायन और लायनेस जो साथ, वो 2 दिन में जो साथ में आते हैं, वो कम से कम 150 to 170 टाइम्स वो लोग साथ में आते हैं, और उतने टाइम साथ में आने के बाद वो एक या दूसरा बच्चा दे सकती है लायनेस। मतलब इनके लिए ये है कि क्षमता कम है, लेकिन जो होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। ये हम लोगों को ध्यान में लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अभी आगे हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि ये जो फल ज्योतिष जो है वो निसर्ग से जुड़ा हुआ है। तो निसर्ग से जुड़ा हुआ है, तो निसर्ग क्या है ये पहले हम लोगों को समझ के लेना बहुत ही जरूरी है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर ये अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, वो अगर अच्छी तरीके से सीख पाएंगे तो फल ज्योतिष बहुत ही आसान है, लेकिन वो अगर समझने में मुश्किल होगी या वहां हम लोग इग्नोर करेंगे वो समझने के लिए, तो आप कितने भी किताबें पढ़ो, लेकिन फल ज्योतिष आपको अच्छी तरीके से आएगा नहीं, क्योंकि आप निसर्ग समझ के नहीं ले रहे, आप नेचर समझ के नहीं ले रहे। तो हम लोग पहले नेचर क्या है वो समझ के लेते हैं। तो नेचर की तरफ हम लोग देखेंगे तो हम ऐसे बोला गया है कि नेचर में 5 तत्व है, कि आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है। हालांकि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 5 तत्वों का जो क्रम है वो उल्टे हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। लेकिन जो निर्मिति हुई है वो पहले आकाश की निर्मिति हुई है, आकाश के बाद वायु की निर्मिति हुई, वायु के बाद अग्नि की निर्मिति हुई, अग्नि के बाद जल की निर्मिति हुई, और जल के बाद पृथ्वी की निर्मिति हुई। और ये जब एंड होगा तो यही क्रम से उल्टा एंड होगा, पहले पृथ्वी समाप्त होगी, बाद में जल समाप्त होगा, फिर अग्नि समाप्त होगा, फिर वायु खत्म होगा, और फिर ये सब आकाश में लय हो जाएगी, इसका सब आकाश में मिल जाएंगे ये सब। तो ये क्या है, इसका हम लोगों से क्या फल ज्योतिष से कैसे जुड़ा हुआ है, वो या हमारे शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। वो अगर हम लोग समझ पाएंगे तो हमको फल ज्योतिष अच्छी तरीके से आएगा, ऐसे मुझे लगता है। तो निसर्ग क्या है ये पहले हम लोग समझ के लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि निसर्ग से हम लोग कैसे जुड़े हुए। कैसे बोला गया है कि पिंडी ते ब्रह्मांडी और ब्रह्मांड ते पिंडी, मतलब जो ब्रह्मांड में है वो मुझ में है, और जो मुझ में है वो ब्रह्मांड में है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ये समझने के लिए कि देखो, नेचर का जो अग्नि है वो रवि है, मतलब सन है। तो और हमारा जो अग्नि है वो हमारी आंखें जो है वो हमारा अग्नि है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि वो हमारा अग्नि कैसे है। तो हमारा अग्नि जो है वो हमारी आंखें है। तो ऐसे देखो कि जब सनराइज होता है तो उसी टाइम, मतलब नेचर का अग्नि जब वो सनराइज होता है, ऊपर आता है, तो हमारा जो अग्नि है आंखें, वो आंखें खुल जाती है कि नहीं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जब ये सन जो है वो सर पे आते हैं, मतलब दोपहर के टाइम में, दोपहर में 12 बजे, तो जैसे मेरे आंख में अग्नि है वैसे मेरे पेट में भी अग्नि है। तो जैसे
ये निसर्ग का अग्नि सर पे आता है, तो मेरा पेट का जो अग्नि है वो ये लगता है मुझे भूख लगती है और उसमें कुछ आहुति देना जरूरी रहता है। तो ये निसर्ग से हमारा ये जुड़ा हुआ है। और आगे जाके हम लोग क्लियर करेंगे कि वो कैसे है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आकाश तत्व क्या है, कि पहले हम तत्व तो आकाश का जो गुण है, ये जो तत्व का जो गुण है उसको ये बोला है कि शब्द गुण। ये आकाश जो है वो शब्द गुण है, शब्द गुण है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने बचपन में स्कूल में सीखा हुआ है कि एक अलार्म क्लॉक लेते हैं, उसमें उसको अलार्म लगाते हैं और एक वैक्यूम किया हुआ जो ये है बर्तन है उसके ऊपर रखते हैं कि जो पूरा वैक्यूम है। तो जब ये अलार्म होगा हम लोगों को हम लोग आंख से देख रहे हैं कि अलार्म हो रहा है, लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें वैक्यूम के ये है। तो और जैसे ही हम लोग वो वैक्यूम निकालेंगे तो वो सुनाई देंगे। दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे कि जैसे कि समझो कि ये जो रूम है, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, ये रूम वैक्यूम करेंगे पूरा, उसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे और मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो आप सिर्फ देखेंगे कि मेरे जो ओठ है वो ओठ हिल रहे और ध्वनि कुछ भी आपके पास नहीं आ रहा है। और जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई देगा। तो ये जो इसके लिए इसको शब्द गुण बोला। तो ये शब्दमय में अभी ये हर एक जो 5 तत्व है वो 5 तत्व के ग्रहण के लिए मेरे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। तो आकाश का जो शब्द गुण है उसका ग्रहण करने के लिए मेरे पास क्या है, जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। तो शब्द मैं ग्रहण करता हूं मेरे कान से, तो इसका ज्ञानेंद्रिय जो है वो कान है। कान या फिर ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये शब्दमय कान तो मेरा ज्ञानेंद्रिय हो गया, लेकिन ये शब्द उच्चारने का जो मैं कर्म करता हूँ वो कर्म कौन सी इंद्रिय से करता हूँ, तो ये मेरी जो वाणी है वो वाणी को उसका आकाश तत्व का कर्मेंद्रिय बोला गया है। अभी हमको इसको ज्योतिष से जोड़ना है। तो कोई भी इसकी जो शुरुआत होती है कि जैसे मैंने कहा कि ये पहला आकाश है, दूसरा वायु है, तीसरा अग्नि है, चौथा जल है और 5वीं पृथ्वी है। तो कोई भी मिशन हम लोग शुरू करेंगे और एंड करेंगे तो उसको ये क्रम से जाना बहुत ही जरूरी होता है। ये क्रम से उसको जाना जरूरी होता है। और अगर ये क्रम से वो नहीं गया, मतलब आकाश से लेकर पृथ्वी तक जाना जरूरी होता है, और अगर ये क्रम से नहीं गया या ये क्रम बीच में छोड़ा गया तो हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। हमारा जो जन्म हुआ है वो जन्म भी यही क्रम से हुआ है कि पहले हम लोग माँ की उदर में, मतलब जो आकाश है, आकाश मतलब जगह, कोई भी चीज के लिए जगह होना ये बहुत जरूरी है। उसके लिए प्लेस, मतलब जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपका गोल है कि मुझे ज्योतिष अच्छी तरीके से आना है, तो आप पहले तो ये इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ ज्योतिष सिखाया जाता है। फिर आपको मालूम होगा कि सप्तर्षि में ज्योतिष अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। तो फिर आप उठ के सप्तर्षि, तो ये आपने आकाश तत्व का काम किया, लेकिन आपका जो गोल है वो अचीव हुआ क्या? सिर्फ नॉलेज लिया आपने कि सप्तर्षि में ये होगा। तो वैसे ही आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हमारा जो जन्म है वो माँ के उदर में पहले जन्म होता है, लेकिन बाहर जब हम लोग आते हैं तो बाहर जो आते हैं वो पृथ्वी तत्व से, मतलब पिंड की इससे वो पिंड के रूप में बाहर जो आते हैं वो पृथ्वी तत्व का काम है। तो आगे जाके ये ज्योतिष सीखने का ही हम लोग एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे कि हमारा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हमारा गोल ये है कि मुझे ज्योतिष अच्छी तरीके से आना है। और आकाश तत्व का काम करते हुए मैंने ये देखा, पहले ये किया कि ध्यान लीजिए इस अवेलेबिलिटी कहाँ है, मतलब आकाश तत्व का जो गुण है कि कर्म जो है उसका वो अवेलेबिलिटी या
उपलब्धता। कि कोई भी चीज की उपलब्धता हम लोग पहले देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग और फिर इसका ज्योतिष से कैसे जोड़ा गया है। तो ये जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रह है वो है गुरु। तो हम लोग ऐसे ये देखते हैं कि अगर हमारे घर में किसी लड़के की या लड़की की शादी करनी है तो हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिषी बोलता है हम लोग कि नहीं अभी उसको गुरुबल नहीं है, गुरुबल नहीं है, तो अभी उसकी शादी करने के लिए समय ठीक नहीं है। तो गुरुबल नहीं है इसका मतलब क्या है कि उसका शादी करने का जो काल है, शादी होने का जो काल की उपलब्धता जो है वो अभी नहीं है। और जैसे ही गुरुबल है उसका मतलब क्या है कि काल की उपलब्धता है। तो पहले हम लोग जाके ये देखेंगे कि उसके कोई भी चीज के लिए उपलब्धता है कि नहीं। तो वो उपलब्धता देने वाला जो ग्रह है वो गुरु है। तो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है वो गुरु है। तो अभी जाते जाते ज्योतिष भी सीख लेते हैं इससे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये गुरु है और उसका ज्ञानेंद्रिय जो है वो कान है। तो जैसे कि हम लोगों ने जो कुंडली का चार्ट बनाया था उसमें जो प्रथम भाव में ये होता है जिसको हम लोग लग्न या एसेंडेंट बोलते हैं, उससे हम लोग उससे क्या ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो उसका श्लोक जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि शरीर वर्णाकृति लक्षणानि यशो गुणस्थान सुखा सुखानी। मतलब ये सब चीज जो है वो हम प्रथम भाव से या लग्न से या एसेंडेंट से देखते हैं। तो अभी जिसके लग्न भाव में गुरु है तो वो कैसे मालूम होगा कि उसके लग्न भाव में गुरु है। तो हम लोग उसके कान के तरफ अगर देखेंगे तो ये जो कान है उसके वो बड़े होंगे। मतलब चेहरे में 12 राशि हम लोगों को चेहरे पे मालूम होगी। तो अगर इसमें लग्न भाव में अगर गुरु है तो हम लोग देखेंगे कि उनके कान जो है वो बड़े हैं। और अगर ये लग्न भाव बिगड़ा हुआ है और गुरु बिगड़ा हुआ है कुंडली में तो ये कान बड़े होंगे लेकिन उनकी सुनाई देने की क्षमता नहीं होगी। तो पहले जैसे जाते जाते ये भी सीखना जरूरी है कि वो गुरु है प्रतिनिधित्व देने वाला, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है। तो मेरे शरीर का जो शब्द गुण है वो शब्द गुण जो मैं ये करता हूँ वो कान रिसीव करता हूँ, वो कान जो है उसका ज्ञानेंद्रिय जो है शब्द गुण का वो मेरे बड़े होंगे। तो वो ये हो गया। बाद में हम लोग आगे आते हैं। तो जैसे कि ज्योतिष सीखने के लिए जैसे अपने इंक्वायरी की आपको मालूम हो गया कि सप्तर्षि में अच्छा ज्योतिष सिखाया जाता है। फिर आगे जाके आप उठ के सप्तर्षि के पास गए तो ये उठ के जाने का काम जो है मतलब मूवमेंट देने का काम जो है वो पहले हम लोग इधर आते हैं कि कर्म कि उसका जो काम है मतलब हलचल, वायु का जो कर्म है वो मूवमेंट है मतलब हलचल। मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाना, इसको हम लोग हलचल बोलते हैं या एक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये मूवमेंट हम लोग किसके लिए करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो उसका जो ये है वो ये है कि तीन गोष्ठी पाने के लिए हम लोग हल्के करते हैं कि एक तो कलेक्शन, दूसरा कंट्रोल और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन चीज करने के लिए मतलब कोई भी चीज हम लोग करेंगे उसमें मतलब फॉर एग्जांपल ये जो वस्तु है मैंने एक जगह से उठा के दूसरी जगह में रख दी तो ये वायु तत्व का काम हो गया। तो ये वायु तत्व का जो गुण है वो स्पर्श गुण है। तो इससे हमको क्या मालूम होगा कि ऐसे सोचिए कि आप बाहर से आके रूम में अंधेरा है तो आपने हाथ लगा के पंखे का ये बटन दबा दिया तो आपको कैसे मालूम हो गया कि पंखा चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरी जो स्किन है, मेरी जो त्वचा है वो त्वचा से मुझे मालूम होगा कि वो पंखा चालू हुआ है। और ऐसे नहीं होता है कि जब भी पंखा चालू होता है तो सिर्फ मेरे
बाएं साइड में ही वो हवा लगी, राइट में नहीं लगी। जो हवा लगती है वो पूरी शरीर को लगती है। मतलब ये वायु तत्व जो है ये सर्वस्पर्शी है। तो स्पर्श इसका गुण है। और ये स्पर्श हम लोगों का अभी जैसे हम ये कि कैसे मालूम हुआ कि फैन चालू हुआ, तो मेरी त्वचा स्किन को सेंस हुआ, तो मेरा ज्ञानेंद्रिय क्या हुआ वायु तत्व का, कि त्वचा या स्किन जो हम लोग बोलते हैं, तो त्वचा ये इसका ज्ञानेंद्रिय होगा। और फिर कर्मेंद्रिय क्या होगा कि जैसे मुझे कोई भी मूवमेंट करनी है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एक चीज जो है वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ये करनी है, तो ये मूवमेंट भाई मेरे कौन से ऑर्गन से कर रहा हूँ, तो मैं हाथ से कर रहा हूँ। तो ये जो हाथ है जिसको कर बोलते हैं, तो उसको कर बोलते हैं। तो ये कर जो है ये उसका कर्मेंद्रिय है। और इसका फिर हमको ये तो सब चीज है वो ज्योतिष से जोड़नी है। तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है, तो ग्रह जो है वो शनि है, और राशि जो है वो वायु तत्व की जो राशि है वो मिथुन। अभी इसके आगे मैं मिथुन ऐसे लफ्ज में नहीं, वर्ड्स में नहीं लिखूंगा, मैं 3 आंकड़ा लिखूंगा और आपको समझ में आना चाहिए कि ये मिथुन है। मैं 7 लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तुल है। तो उसकी राशि जो है वो मिथुन, तुल और 11 नंबर मतलब कुंभ। ये राशि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये किया कि आपने पहले तो मतलब गोल तो ये था कि मुझे ज्योतिष अच्छी तरीके से आना है, तो पहले हम लोगों ने इंक्वायरी की कि कहाँ ज्योतिष सिखाया जाता है। तो हमको मालूम हुआ कि सप्तर्षि में ज्योतिष अच्छा सिखाया जाता है। तो हम वहां घर से उठ के सप्तर्षि के ऑफिस में गए, तो मूवमेंट हुई कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग गए कि नहीं। तो ये जो मूवमेंट करने की है, तो हम लोगों ने वायु तत्व का काम किया, बराबर। तो मतलब लेकिन हमारा गोल अचीव हुआ है क्या, तो गोल अभी भी अचीव हुआ नहीं है। गोल क्या है कि मुझे ज्योतिष अच्छा आना है। मैं अभी सिर्फ घर से मतलब 2 तत्व से मैं गुजरा हूँ, तो एक स्टेप मैं आगे बढ़ा हूँ। तो अभी फिर जैसे कि लग्न से मैं फिर इसको जोड़ता हूँ कि लग्न का जो श्लोक मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि वो हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शरीर वर्ण कृति लक्षण आदि, मतलब आदमी कैसा दिखता है, यशो गुण स्थान सुखा सुखानी, मतलब वो सक्सेसफुल है, फेल्यूर है, उसमें कोई दोष है, ये सभी चीज या उसके गुण है, ये सभी चीज लग्न से हम लोगों को मालूम है। तो जैसे कि लग्न भाव में एसेंडेंट में मिथुन राशि होगी या तुल होगी या कुंभ होगी, या फिर ये कोई भी राशि नहीं लेकिन दूसरी राशि है, लेकिन वो राशि में शनि है, तो इसमें से कोई भी होगा तो आदमी कैसे मालूम होगा कि वो वायु तत्व का है। तो देखो अभी हम लोगों ने कहा कि वो हलचल करते, तो ऐसे होता है ना कि आदमी बात करते टाइम बहुत से टाइम अननेसेसरीली एक्शंस करते, मतलब मैं वहां गया था, उसको मैं मिला, उसने ये बात की, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो अननेसेसरीली एक्शंस है, ऐसे करने वाले जो लोग हैं वो सभी वायु तत्व के होते हैं। तो अभी आप उसके आगे हम लोग जाएंगे। तो तीसरा जो तत्व है अग्नि तत्व, उसका जो गुण है वो रूप गुण है। मतलब अभी ऐसे सोचिए कि ये जो रूम है इसमें पूरा अंधेरा है, ये जो रूम है इसमें पूरा अंधेरा है, और मुझे ये ढूंढना है, मेरा मोबाइल ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक टॉर्च लेता हूं और टॉर्च लेके पूरे रूम में उसका जो फोकस है, सर्च लाइट है, वो मैं पूरे रूम में घुमाता हूं। और पहले मैं ये देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा मोबाइल है। तो बराबर देखा तो बाद में समझ में आया कि ये नहीं है मेरा। फिर उसके बाजू में ये रखा हुआ है, तो इसकी तरफ मैं टॉर्च ये करता हूँ, फिर मुझे समझ में आता है कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं, ये है। तो इनमें फर्क क्या है, तो आप देखेंगे कि इनका रूप अलग अलग है, कि इसका रूप और इसका रूप अलग अलग है। कलर दोनों का सेम है लेकिन रूप अलग अलग है। ये जो मैंने डिस्टिंग्विश किया कि इनका रूप अलग है, ये किससे डिस्टिंग्विश किया मैंने, ये डिस्टिंग्विश किया वो मैंने आंख से डिस्टिंग्विश किया। तो इसीलिए अग्नि तत्व ये रूप गुण युक्त है, और उसके ज्ञानेंद्रिय जो है वो आंख मतलब आईज,
आए, या नेत्र बोलेंगे उसको। कि नेत्र उसके ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय क्या है। तो अब कर्मेंद्रिय देखते टाइम हम लोगों को एक देखना चाहिए कि कोई भी अग्नि हो, या माचिस की एक काड़ी का जो माचिस हम लोग जलाते हैं तो उससे अग्नि ये होता है, और या फिर बड़ी फायर हो उसकी फ्लेम है। ये दोनों फ्लेम में एक कॉमन ये है, नेचर है उनमें का कि ये दोनों फ्लेम भी ऊपर से नीचे जाती है। ऐसे नहीं होता है कि जो बड़ी फ्लेम है वो ऊपर जा रही है और माचिस की जो काड़ी जलाई है उसकी फ्लेम छोटी है तो वो नीचे जा रही है, ऐसे नहीं होता है। दोनों भी फ्लेम ऊपर जा रही है, मतलब अग्नि का गुण जो है वो नीचे से ऊपर जाते हुए रहता है। अब ऐसे ये करो कि विंटर में हम लोग जॉगिंग करते हैं, कि ठंड लगती है तो हम लोग जॉगिंग करते हैं, तो अग्नि ऊपर जाता है तो हम लोग सर हिला के जॉगिंग करते हैं? नहीं, हम लोग जॉगिंग किससे करते हैं? पैर से जॉगिंग करते हैं। तो पहले अग्नि नीचे ये होता है, जनरेट होता है, और वो धीरे धीरे हमारा जो बदन है वो धीरे धीरे गर्म करते जाता है। मतलब जो हमारा गोल है कि वार्म अप के लिए हम लोग जॉगिंग करते हैं, तो ये जो वार्म अप का ये है तो सिर्फ हाथ घुमा के वार्म अप नहीं होता है, वो वार्म अप करने के लिए हम लोग लाइक दिस पैर हिलाते हैं। तो पैर जैसे हम लोग हिलाएंगे तो अग्नि ऊपर आता है। तो उसका जो कर्मेंद्रिय है हमारे शरीर में दिया हुआ, वो हमारे जो पैर का जो निचला हिस्सा है जिसको हम लोग मराठी में तळपाय बोलते हैं, तो ये जो तळपाय है उसको ये उसका कर्मेंद्रिय है, अग्नि तत्व का कर्मेंद्रिय जो है तळपाय है। अब एक मतलब ये इसका क्या ये है, हम लोग ये फेंक देते हैं कि देखो बचपन में हम लोग पूरे दिन ग्राउंड में खेलते हैं, धूप में पूरे दिन ग्राउंड में खेलते हैं, और शाम को घर आएंगे रात तो ऐसे लगता है कि मेरे आंख जल रहे हैं। तो हम लोग आंख में कुछ लगाते हैं? नहीं। घर में हमारी जो ग्रैंड मदर रहती है वो क्या करती है, हाथ में तेल लेती है, ऑयल लेती है, और आंख में नहीं लगाती है। वो मेरे आंख जल रहे हैं लेकिन आंख में नहीं लगाती है, वो कहाँ लगाती है? जो मेरे पैर का जो निचला हिस्सा है वहां पे वो तेल ऑयल ये करती है, मसाज करती है, और फिर मुझे यहाँ ठीक आंख में मुझे ठंडाई लगती है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ये उसका कर्मेंद्रिय है और ये इसका ज्ञानेंद्रिय, ये दोनों में कनेक्शन है। तो फिर अभी अग्नि का अगर हम लोग कर्म देखेंगे तो कर्म देखते टाइम हम लोग ये देखेंगे कि जो गुण हम लोगों ने देखा कि उत्कर्ष या उन्नति, वो उसका गुण है। उत्कर्ष या उन्नति ये उसका गुण है, और ये गुण प्राप्त, ये कर्म प्राप्त कर, ये गुण प्राप्त करने के लिए हम लोग काम क्या करते हैं? तो फिर वो भी तीन इसमें बटा दिया गया है कि एक है कि हम लोग अटैक, कोई भी चीज के लिए पाने के लिए हम लोग अटैक करते हैं, तो आक्रमण करना ये अग्नि तत्व का गुण है। तो आक्रमण, और ये आक्रमण हम लोग क्यों करते हैं? कि मुझे सर्टन पोजीशन चाहिए, मुझे ऊपर जाना है, ये सर्टन पोजीशन मुझे चाहिए, इसके लिए हम लोग आक्रमण करते हैं। तो ये जो आक्रमण जो ये करते हैं वो अधिकार पाने के लिए करते हैं। तो अधिकार ये उसका दूसरा ये है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका ये है कि मुझे किस दिशा में आक्रमण करना है तो उसके बाद मुझे यह अधिकार मिलेगा, ये सिर्फ मुझे ज्ञान से ही पता चलेगा। तो ज्ञान ये उसका तीसरा गुण है। मतलब उत्कर्ष या उन्नति करने के लिए हम लोग तीन इससे ये करते हैं कि आक्रमण करते हैं, अधिकार पाते हैं, और ये दोनों का ये होने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो उसका तीसरा कर्म है। और फिर ज्योतिष से उसको कैसे जोड़ेंगे? तो दो ग्रह रवि और मंगल, ये उसके रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं, और मेष मतलब एक आंकड़ा मतलब मेष, 5 मतलब सिंह, और 9 मतलब धनु, ये जो तीन राशि है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। तो इससे क्या होता है, फिर हम लोग आते हैं कि इससे मैं शरीर वर्णाकृति मैं कैसे समझूं, कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि इसके लग्न भाव में रवि है या मंगल है या फिर मेष सिंह धनु राशि है। तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा वैसे ही यहाँ
हम लोग उनके आंख की तरफ अगर कि कोई पर्सनालिटी की आंख करें कि किसी की आंख देखो आप डीम होती है, किसी की आंख बहुत छोटी है और किसी की आंख जो होती है बहुत ही तेजस्वी रहती है। हम लोग उसकी आंख नजर से नजर नहीं मिला पाते। जिनकी आंख तेजस्वी होती है, तेज रहता है, पोटेंशियल रहता है, उनसे हम लोग नजर नहीं मिला पाते। और फिर उनके होरोस्कोप निकाल के देखिए तो फिर आपको मालूम होगा कि उनके असेंडेंट में या लग्न भाव में या तो मेष है, या तो सिंह है, या तो धनु है, या फिर रवि या मंगल, ये दो ग्रह है। और दूसरी तरीके से जिनको आंख की बीमारी होती है, मतलब जिनको बहुत जल्दी स्पेक्स लगता है, ये लग जाते हैं, स्पेक्स लग जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में रवि, मंगल या फिर मेष, सिंह, धनु ये राशि दूषित हुई रहेगी। तो अभी फिर हमारा पहले गोल क्या था कि ज्योतिष सीखना है। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि इंक्वायरी की कि कहाँ मालूम होता है, वो हम लोगों ने आकाश तत्व का गुणी, तो उससे हमको मालूम हुआ कि सप्तर्षि में सीखने को मिलता है। फिर हम लोग घर से उठ के सप्तर्षि के ऑफिस में गए सीखने के लिए, ये हम लोगों ने वायु तत्व का काम किया। फिर वहां जाके हम लोगों ने कुछ सीखा, मतलब क्या किया, ज्ञान पाया। क्यों ज्ञान पाया? क्योंकि मुझे खुद को अपग्रेड करना है। हमारा गोल क्या है कि मुझे ज्योतिष सीखना है, मतलब मुझे खुद को ऊपर उठाना है, अपग्रेड करना है। तो ये जो ज्ञान लेने का काम किया, तो इसका मतलब हम लोग 3 तत्वों से गुजर गए कि अग्नि तत्व से। गोल अचीव हुआ क्या? नहीं, अभी सिर्फ मैं ज्ञान पाया हूँ, लेकिन वो ज्ञान सही है या गलत है, मैं उसका एप्लीकेशन कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ये आगे के तत्वों को देखेंगे। तो अभी हम लोग ये करेंगे कि यहाँ तक हम लोग ये देखेंगे, देखिए हमने देखे है कि कोई भी काम हो, मिशन सक्सेसफुल होने के लिए आपको आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व तक हम लोग जब भी पहुंचेंगे तभी या तब उसी टाइम हमारा मिशन पूरा होगा। अगर इसमें बीच में कहीं भी छूट जाता है तो मिशन पूरा नहीं होगा। ओके।